सभी को नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी लेने वाले हैं। उस केस स्टडी में हम किसी चार्ट पर विवाह का आकलन करेंगे। हम एक महिला चार्ट पर विवाह का प्रेडिक्शन करने वाले हैं और उस चार्ट में हम भृगुनंदिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक पद्धति का संगम के साथ प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे कि तीनों पद्धति को मिलाकर कैसे प्रिडिक्शन किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति के चार्ट पर किस तरह से हमें विवाह को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किस तरह से प्रिडिक्शन करना चाहिए, कौन से ग्रह, कौन सी राशियां और कौन से भाव उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम आज यही देखने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने केस स्टडी है विवाहित जीवन, है ना, मैरिटल लाइफ को लेकर हम इस पे चर्चा करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। 17/12/1985 2234 जमशेदपुर, 17 दिसंबर 1985, 22:34 जमशेदपुर, ठीक है। 22:34 जमशेदपुर, ये हमारे सामने एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी पर हम विचार करेंगे महिला के विवाहित जीवन को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले विवाहित जीवन को लेकर सबसे पहले हमें क्या आकलन करना होता है? सबसे पहले हमें लग्न चार्ट ओपन करना है। लग्न चार्ट किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है। यही एक चार्ट से हम व्यक्ति के बारे में मोटा मोटा सब कुछ कह सकते हैं। ये चार्ट व्यक्ति के लिए सब कुछ बताने के लिए काफी है। लग्न चार्ट हमारा कौन सा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। लग्न चार्ट हमारा यहाँ पे है सिंह लग्न। सिंह लग्न यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए सिंह लग्न का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम केपी, वैदिक, नाड़ी तीनों ही टेक्निक से प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले हम वैदिक पद्धति की बात करते हैं कि वैदिक पद्धति में विवाह का कारक, जब भी एक महिला के चार्ट में बात करते हैं और पुरुष के चार्ट में बात करते हैं, दोनों के लिए विवाह के कारक अलग अलग हो जाते हैं। महिला के चार्ट में विवाह के कारक कौन से होते हैं? वैदिक ज्योतिष कहता है, ठीक है। वैदिक ज्योतिष क्या कहता है? वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि महिला के चार्ट में विवाह का कारक है जुपिटर, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी पद्धति ये कहता है कि महिला के चार्ट में विवाह का कारक है मंगल, ठीक है। इसके अलावा सप्तमेश, सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, ये विवाह का मुख्य घर होता है, ठीक है ना। तो सप्तमेश यहाँ पे शनि है, इसलिए हम इन तीनों का ही आकलन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन तीनों का महत्व क्या है, इन तीनों से क्या क्या समझा जा सकता है। तो जुपिटर क्या बताता है? जुपिटर क्या बताता है? जुपिटर बताता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जुपिटर बता रहा है। मंगल क्या बता रहा है? मंगल बता रहा है पति कारक। मंगल बताता है पति कारक, ठीक है ना, हस्बैंड के बारे में। जुपिटर बताता है स्टेबिलिटी, व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कितना मधुर रहेगा, कितना स्टेबल रहेगा, कितना टिका हुआ रहेगा, ये बातें करता है जुपिटर। व्यक्ति का पति कैसा हो सकता है, लड़की का हस्बैंड कैसा हो सकता है, हस्बैंड का नेचर कैसा हो सकता है, ये सारी बातें बता देगा मंगल। और तीसरा भाव होता है सप्तमेश, जो चलित कारक भी कह सकते हैं इसको, सप्तमेश। ये व्यक्ति का विवाहित जीवन के बारे में बताता है, विवाहित जीवन का मुख्य ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक चीजों को आकलन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पति कारक मंगल की ही बात कर लेते हैं कि लड़की का पति कैसा हो सकता है, ठीक है। लड़की का पति कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की। मंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मंगल कहाँ पे है, सबसे पहले तो वो देख लेना है। मंगल इस चार्ट में कहाँ पे है? मंगल इस चार्ट में तुला राशि में है और केतु के साथ है, ठीक है ना। मंगल 8 डिग्री का है, केतु 13 डिग्री का है और तुला राशि में आकर बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्षत्र के बारे में, ये मंगल है। तो मंगल का आप देख सकते हैं स्वाति वन, और स्वाति वन ये राहु का नक्षत्र होता है, ठीक है। तो मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र में है और केतु के साथ बैठा हुआ है। पहली स्थिति कि मंगल के पास राहु और केतु का प्रभाव है, और राहु और केतु का अगर मंगल के साथ प्रभाव है तो पति कारक कैसा हो सकता है?
मतलब हस्बैंड कैसा हो सकता है? राहु और केतु पारशरी में कहते हैं कि ये एक बड़े खतरनाक प्लेनेट होते हैं, ठीक है, और इन्हों को पापी ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो मंगल के पास राहु और केतु का पहला इफेक्ट है। दूसरा, ना सिर्फ राहु के नक्षत्र में है, जबकि मंगल राहु केतु अक्षर में बैठा हुआ है, ठीक। इसके अलावा मंगल के बारे में हम बात करें तो मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है वो है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव वाली राशि, और सप्तम भाव वाली राशि को हम कहते हैं तुला राशि। तुला राशि वैसे ही फेमिलियर राशि होती है, शुक्र की राशि होती है, तो पार्टनर के बारे में काफी कुछ बताने की ये बात कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल की बात हमने जैसे ही किया तो पहली स्थिति में हमें पता चलता है कि मंगल के तो राहु केतु का इफेक्ट है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, मंगल जिस राशि में है वो तुला राशि है, और तुला राशि में दो दो पाप ग्रहों का इफेक्ट आना, ठीक है, तुला राशि में दो दो पाप ग्रहों का इफेक्ट आना, मंगल और केतु जैसे प्लैनेट्स का इफेक्ट आना, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई शुभ प्लैनेट तुला राशि के ऊपर ना दृष्टि दे रहे हैं ना युति में है, तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। चलिए और भी मंगल के बारे में आगे बात करते हैं, जैसे कि बीएनएन से पहले कोशिश करते हैं हम, तो मंगल के बारे में और भी हम बात करते हैं। तो मंगल 8 डिग्री का है, केतु 13 डिग्री का है। मंगल 8 डिग्री का है, केतु 13 डिग्री का है। मंगल यहाँ पे केतु से मिलने जाता है। मंगल का जो रास्ता है वो सबसे पहले मंगल मिलने जा रहा है केतु से। मंगल 8 डिग्री का है, 8 डिग्री के पास उसको रास्ते में सबसे पहले केतु जैसा ग्रह मिलेगा। केतु वैसे ही विच्छेदक ग्रह है, और मंगल के रास्ते में केतु एक सबसे बड़ी रुकावट है। संभावनाएं है, हो सकता है कि जातिका की शादी काफी लेट हुई हो। आपको फीडबैक के लिए बता देता हूं कि जातिका की शादी 31 की एज के बाद हुआ, 33 की एज के बाद हुआ, ठीक है। 2018 में जातिका का शादी हुआ और 1985 का इसका बोर्न है। 33 साल की उम्र के बाद शादी होना, ठीक है। मंगल ने सबसे बड़ी रुकावट दी, मंगल केतु से मिलने जाता है। मंगल 8 डिग्री का है, केतु 13 डिग्री का, मंगल केतु से मिलने गया, और उसके बाद मंगल केतु से मिलने के बाद मंगल 10 डिग्री के शनि से मिलता है। मतलब मंगल को, ठीक है, पति को, जातिका को पति से मिलने के लिए 2 व्यक्ति से गुजरना पड़ता है। एक का नाम केतु है और एक का नाम शनि है, और दोनों ही अलगाव और विच्छेद के कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली स्थिति में यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को शादी होने में ही थोड़ा सा रुकावट आए, ठीक है, शादी लेट हो, और चूंकि ऐसा हुआ भी है, ठीक है। मंगल के पास ना सिर्फ राहु केतु का इफेक्ट है, जबकि मंगल के रास्ते में सबसे पहले केतु आता है, और केतु के बाद शनि आता है। भृगुनंदी नाड़ी से हमें एक बात स्पष्ट हुआ है कि पति कारक जो कि मंगल होता है, ये राहु केतु और शनि से पूरी तरह से फंसा हुआ है, और राहु केतु शनि ये तीनों ही पापी प्लेनेट हैं, ठीक है। एक से बढ़कर एक पापी प्लेनेट कहे जाते हैं, राहु केतु शनि, और तीनों ही पापी प्लेनेट से मंगल का मुलाकात होना, मंगल का रिलेशनशिप होना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पति लड़की का कैसा हो सकता है, समझा जा सकता है कि पति लड़की का इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको केतु शनि और राहु जैसे लोगों से संपर्क उसका हो रहा है। मतलब हो सकता है कि उसका चाल चलन, उसका पहनावा, उसका जो भी कल्चर हो वो इस तरह का अच्छा नहीं हो, ठीक बात। ये हुआ हमें मंगल के बारे में, जिसको हम पति कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पति कारक। मंगल को बोला जाता है पति कारक, ठीक। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को बोला जाता है, जुपिटर को कहा जाता है कि ये तो भैया स्टेबिलिटी का मुख्य कारक ग्रह है, ठीक है। अभी मंगल को हटा के अभी हम बात करेंगे जुपिटर की, ठीक है। जुपिटर बताता है स्टेबिलिटी का मुख्य कारक ग्रह है, ठीक है। लाइफ में स्टेबल अगर होना है तो जुपिटर के बिना नहीं हो सकता। तो जुपिटर यहाँ पे वैदिक के अनुसार बात करते हैं तो जुपिटर यहाँ पे नीच राशि का है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे नीच राशि का है, मकर राशि में आ रहा है, ठीक है। और जुपिटर यहाँ पे नीच राशि का होने के साथ जुपिटर किसके नक्षत्र में है? जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ पे
चंद्रमा यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो जुपिटर के पास सीधे तौर पे अगर कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, केपी सूचकों से अगर हम बात करें, तो जुपिटर के पास सीधे तौर पे अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बनता है 6 और 12 का। नीच का होकर 6 और 12 का कॉम्बिनेशन बनाना जुपिटर के लिए एक वापिस से अच्छा संकेत नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पति कारक मंगल का सिचुएशन खराब हुआ। सेकंड, स्टेबिलिटी की कारक जुपिटर की बात करते हैं, जुपिटर का स्थिति इतना मजबूत नहीं है, यहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जुपिटर का भी अच्छा रिजल्ट नहीं आना, ठीक है, और जुपिटर नीच राशि का होना, ठीक है। मंगल पहले से ही व्यक्ति का अच्छा नहीं, तो विवाह कारक जो गुरु होता है और पति कारक जो मंगल होता है, इन दोनों की सिचुएशन नॉट वेरी गुड। अब फाइनल सिचुएशन है कि भैया सप्तम भाव का स्वामी क्या कहता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ही पूरी बागडोर है, अगर ये थोड़ा सा मजबूती दें तो फिर सिचुएशन में कुछ हो सकता है सुधार, ठीक है। सप्तम भाव में यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, और शनि के घर में चंद्रमा का बैठना वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पे अकारक प्लैनेट है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड सप्तम भाव, 12th हाउस का लॉर्ड सप्तम भाव में आके बैठा हुआ है। मतलब सिचुएशन ये कहता है कि 12th हाउस विच्छेदन का, 12th हाउस अलगाव का, 12th हाउस तलाक का, ठीक है, और वो वाला भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ जाना, और वो भी शत्रु वाली राशि में, ठीक है, क्योंकि शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु होते हैं। सिंह लग्न का चार्ट है, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा शनि के यहाँ पर बोल दुश्मन हो जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे शत्रु के घर में बैठा हुआ है, वो भी 12th हाउस का लॉर्ड बन के सप्तम भाव में। तो वेदी क्या कहता है कि यार ये सिचुएशन फिर अच्छा नहीं है सप्तम भाव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमें सिचुएशन अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अभी सप्तम भाव का स्वामी कौन है। सप्तम भाव का स्वामी है शनि, ठीक है। शनि यहाँ पे बुध से करीबी युति में है, दोनों का ही देखो, आप देख सकते हो दोनों का ही नक्षत्र सेम डिग्री पे है, 10 डिग्री पे। बुध के साथ साथ यहाँ पे शनि शुक्र से भी रिलेशनशिप बनाया हुआ है, ठीक है। सिंह लग्न के चार्ट में, सूर्य के लग्न के चार्ट में शनि, बुध और शुक्र तीनों ही अकारक प्लेनेट होते हैं। यहाँ पे शनि वापस से 2 अकारक ग्रहों से रिलेशनशिप बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये वापस से एक अच्छा सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। अभी 4th हाउस में सिचुएशन है, वृश्चिक राशि में सिचुएशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि घर का माहौल इतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा, ठीक है। घर में कुछ न कुछ समस्या व्यक्ति को हो सकती है, फैमिली लाइफ में व्यक्ति को परेशानियां हो सकती है, ठीक है। कुछ न कुछ व्यक्ति को समस्याएं, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि स्ट्रगल वाली राशि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हमको अच्छा नहीं मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं शनि के बारे में, और भी अगर हम केपी से बात करते हैं तो शनि यहाँ पे मंगल की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र के होने के कारण शनि यहाँ पे सप्तम भाव का सूचक बना देता है और छठे भाव का भी सूचक बना देता है। मतलब 7 के साथ 6 कनेक्ट होना, केपी में कहा जाता है कि 7 के साथ 6 कनेक्ट होना मतलब सप्तम भाव की हानि हो जाता है, क्योंकि छठे भाव का भी सूचक शनि बना के चल रहा है। अगर हम डिस्पोजिटरी थ्योरी की बात करें, अगर हम बीएनएन से डिस्पोजिटरी थ्योरी की बात करें, तो शनि की राशि में यहाँ पे 2 ऐसे ग्रह आके बैठे हुए हैं। शनि की राशि में यहाँ पे गुरु आके बैठा हुआ है जो 6 और 12 की कॉम्बिनेशन देता है। यहाँ पे गुरु आके बैठा हुआ है जो 6 और 12 की कॉम्बिनेशन देता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है जो 12th हाउस को इंडिकेट करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिटरी थ्योरी, ठीक है, डिस्पोजिटरी थ्योरी के अनुसार भी शनि की जो राशियों में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो इतने मजेदार नहीं है, ठीक है, कि सप्तम भाव का स्वामी शनि एक अच्छा रिजल्ट दे सके। कुल मिला के हम यहाँ पे ओवरऑल एक बात कह सकते हैं कि विवाह के लिए यहाँ पे मजा नहीं आया, शादी के लिए यहाँ पे मजा नहीं आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे केपी सूचक से भी अगर हम देखें, ठीक है, अभी मैं कस्तल चार्ट निकाल लेता हूं।
यहाँ पे आपको कस्पेल चार्ट दिख रहा होगा। कस्पेल चार्ट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ, ठीक है। हमने पहले वैदिक और बीएनएन से बात कर लिया था, अभी हम केपी से भी थोड़ा सा और गहरे से देखने की कोशिश करते हैं। कस्पेल चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सेकंड हाउस में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि शुक्र का नैसर्गिक भाव है। ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है। दूसरा, गुरु और चंद्रमा छठे भाव में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। और गुरु और चंद्रमा का छठे भाव में आके बैठना, ठीक है, क्योंकि गुरु वहां पे 6 और 12 के सूचक बना रहा था, चंद्रमा गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में था, चंद्रमा वापिस से छठे भाव पे इंडिकेट करता है, तो छठा भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हम एक ही बात, हमको रिजल्ट यहां तक अभी समझ में आ रहा है कि कुछ मामला अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फाइनल रिजल्ट देने से पहले, ठीक है, एक आखिरी आस व्यक्ति का कहां तक जिंदा रख सके। वैवाहिक जीवन के लिए पहली सिचुएशन ये है कि ये एक मजबूत चार्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फिर भी अगर हमें एक और ट्राई मानना है कि कितना अच्छा इसको करा जा सकता है, या कितना अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर में, या कुछ भाग्य खुल जाए, या कुछ भी हो जाए एक्स वाई जेड, तो हमें भौतिक जीवन के प्राण, भौतिक जीवन का प्राण कौन, राहु, भौतिक जीवन के प्राण राहु से एक बार पूछ लो कि भैया अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो, क्योंकि राहु जो कहता है वो होता है। अगर राहु ने कह दिया कि भैया मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमताएं हैं, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे काम कर सकता है। अगर राहु बोलता है कि नहीं मैं भी नहीं अच्छा करना चाहता, तो फिर हम एक ही निर्णय इस व्यक्ति के चार्ट पे लेंगे कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहु राहु यहाँ पे मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। मेष राशि मतलब मंगल की राशि, मतलब मंगल के तमाम फल राहु देगा। यहाँ पे राहु मंगल का एजेंट बना हुआ है, क्योंकि हमने फर्स्ट में पढ़ा था पति कारक मंगल है और मंगल की सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, तो राहु यहाँ पे मंगल के साथ बैठा हुआ है, मतलब पहली सिचुएशन में हम कहेंगे कि राहु साथ नहीं निभा रहा। दूसरा, राहु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव नैसर्गिक रूप से गुरु का भाव होता है। अगर किसी भी तरह से गुरु साथ दे तो राहु फिर अच्छे को मात दे, लेकिन इस चार्ट में गुरु यहाँ पे नीच राशि का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना राहु बेकार मंगल की राशि में बैठकर नहीं हो रहा, उतना वो नवम भाव में बैठ के और भी ज्यादा बेकार हो रहा है, क्योंकि ये अब गुरु के तमाम नीच के फल देगा। गुरु अपने नीच के फल धीरे स्पीड से देता, कमजोरी से देता, लेकिन राहु गुरु के फल देगा तो वो उसके नीच के फल बहुत तेज स्पीड से, तीव्र गति से देने की ताकत रख सकता है। मतलब राहु गुरु के फल दे रहा है, मंगल के फल दे रहा है, और जब पति कारक और विवाह को स्टेबल रखने का कारक ग्रह मंगल और गुरु को राहु कह रहा है कि मैं नहीं चलने दूंगा, तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है सफर कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि रिलेशनशिप को पटरे पे ले आए, क्योंकि राहु ही नहीं बोल रहा, पति कारक ही नहीं बोल रहा, गुरु स्टेबिलिटी का कारक ही नहीं बोल रहा, सप्तमेश नहीं बोल रहा है। भाव विस्तार से देखते हैं तो मंगल और केतु का युति सेकंड हाउस में आ गया है, फैमिली नहीं बोल रहा, फोर्थ हाउस यहाँ पे परेशानी में है। आखिर व्यक्ति सुधार करे तो कहाँ करे। इस चार्ट में हम ये सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन यहाँ पे अच्छा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति अगर चलाता भी है तो बहुत संघर्ष के साथ उसको चलाना पड़ेगा। इस चार्ट में पहला विवाह तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर बात आती है दूसरे विवाह को लेकर, तो दूसरे विवाह का हम आकलन करते हैं नवम भाव से, और नवम भाव में राहु बैठा है, तो दूसरे विवाह को लेकर भी मजबूत स्थितियां नहीं है। कुल मिलाकर हम इस चार्ट में ये कह सकते हैं कि शादी का सुख शायद इस चार्ट में नहीं लिखा गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात करने की कोशिश करते हैं, दशाओं की बात करते हैं। दशाओं में राहु आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही राहु आया होगा तो व्यक्ति को वो उतने संघर्ष दिया होगा वैवाहिक जीवन में कि पूछो मत। अच्छा, ये राहु आ रहा है, व्यक्ति को बड़ा संघर्ष आया होगा। इस जातिका का फीडबैक चूंकि मुझे पहले से ही पता है, राहु इस व्यक्ति का इतना संघर्ष दे रहा है कि व्यक्ति का स्थिति तलाक तक नौबत आ गया, ठीक है। व्यक्ति का पति कारक की स्थिति की बात करते, जैसे हमने सिचुएशन में समझा था कि व्यक्ति का पति कारक किस तरह से था, मंगल प्रभावित,
तो व्यक्ति का पति झूठ बोलता है, व्यक्ति का पति ड्रिंक करता है, अलग अलग व्यसनों से वो ग्रसित है, झूठ बोलने का उनका मुख्य काम है। तो कुल मिला के झूठ बोल के ही शादी कराया गया और झूठ बोल के ही लड़की को फंसाया गया। ठीक है, तो कुल मिला के राहु यहाँ पे पूरी तरह से प्रभावित, ठीक है ना। मंगल पति कारक अच्छा नहीं था, पति का स्वभाव पूरी तरह से रिवर्ट, लड़की जितनी अच्छी है लड़का उतना ही खतरनाक है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन नॉट गुड, ये अच्छा सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। अभी वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, राहु मंगल और गुरु के फल देगा, गुरु के पास 6 और 12 है। ठीक है, बात तलाक तक जा पहुंची है, तलाक होने की भी संभावना है पूरी पूरी। 6 और 12 एक्टिवेट राहु कर रहा है, सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद भी देखते हैं कि जुपिटर के बाद गुरु की दशा आती है, 2025 तक रहेगी, 25 दिसंबर तक, मतलब पूरा 2025 रहेगा। गुरु के पास 6 और 12 है, वापिस सिचुएशन अच्छी नहीं। दशाओं से भी आकलन करें तो दशाओं में भी राहु जुपिटर आ रहे हैं, उसके पहले मंगल आया, अच्छा सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो कुल मिला के इस लड़की के चार्ट में हमने क्या जाना है कि विवाहित जीवन का आकलन करने के लिए हमें मंगल, गुरु और सप्तमेश का आकलन करना है। सप्तमेश के अलावा हमें फिर भी एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले पति कारक, भौतिक जीवन का प्राण राहु का आकलन कर लेना है। राहु अगर इतनी सारी सिचुएशन खराब होने के बावजूद भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि राहु अगर मजबूत होता है तो फिर वो इन सारी सिचुएशन का भी बेड़ा पार कर देता है। एक समय के बाद व्यक्ति का पति भी अच्छा हो जाता है, एक समय के बाद व्यक्ति को स्टेबिलिटी भी आ जाती है, अगर राहु साथ दे तो। अगर राहु साथ नहीं दे रहा तो फिर बहुत संघर्ष होता है, व्यक्ति को इतना आसानी से मैरिटल लाइफ सही हो जाए बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। अगर हम वर्तमान गोचर की भी बात करें तो यहाँ पे हम वर्तमान गोचर को देख सकते हैं, सिंगल लग्न का चार्ट है। ठीक है, तुला राशि में अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं केतु आया हुआ है। ठीक है, तुला राशि में केतु आया हुआ है, मंगल के ऊपर, मंगल और केतु, मंगल पति कारक, केतु उसके ऊपर रिलेशनशिप, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सूर्य यहाँ पे लग्नेश है और लग्नेश के साथ राहु का त्रिकोणी संबंध आ रहा है, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी सिचुएशन में एक ये है कि शनि, बुध और शुक्र के साथ गुरु का रिलेशनशिप है, व्यक्ति को पैसा मिलेगा। शनि, बुध और गुरु तीनों ही धन के कारक है, जुपिटर भी धन का कारक है, व्यक्ति को पैसा मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति का मैरिटल लाइफ या व्यक्ति को जो मानसिक परेशानी रहेगी वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। आशा है आपको ये केस स्टडी के द्वारा काफी कुछ विवाह के बारे में समझ में आ रहा होगा और किस तरह से किसी व्यक्ति का चार्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। केपी वैदिक नाड़ी को मिलाकर किस तरह से हम किसी व्यक्ति का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।